सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत पराग्वे के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं रणनीतिक विश्लेषक अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार कल्लोर भट्टाचार्य जी। नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के साथ पैराग्वे का जो बायलैटरल संबंध है उसके बारे में। आज हम प्रेसिडेंट पेनिया का जो ऑनगोइंग विजिट है, इंडिया विजिट है, उसको लेकर बात करेंगे अंशु जी के साथ। तो शुरुआत में मैं पूछूंगा अंशु जी से कि क्या आप बता सकते हैं कि क्यों इस वक्त भारत और पैराग्वे अपना जो बायलैटरल रिलेशन है इसको लेकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि लैटिन अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देश पैराग्वे के राष्ट्रपति अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और बहुत ही फ्रूटफुल ये यात्रा हम देख पा रहे हैं। यदि हम पैराग्वे को देखें तो लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश भारत के लिए न सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर के रूप में है, ये लैटिन अमेरिका का मर्कोसूर नाम का जो एक ट्रेडिंग ब्लॉक है उसका बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य है। और सदस्य होने के नाते भारत के साथ किस प्रकार से ट्रेड रिलेशंस को यहाँ से आगे ले जाया जा सकता है, मर्कोसूर के साथ किस तरह से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के बातें हो सकती है। इसके अलावा इस रीजन में जिस तरह के इश्यूज हैं उसी तरह के इश्यूज भारत को भी फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड इश्यूज हों या साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हों या फिर हम देखें साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इश्यूज हों। तो इन सब को लेकर के जब हम देखते हैं तो भारत को पैराग्वे लैटिन अमेरिका से एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश के रूप में दिखाई पड़ता है। और पैराग्वे की ओर यदि दृष्टि डालें तो अभी हाल ही में जो भारत पर एक दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम में, उसको कंडेम किया पैराग्वे ने। और इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि पैराग्वे वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी तरह एक देश है। इसीलिए पैराग्वे के राष्ट्रपति की ये यात्रा हर मायने में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। प्रेसिडेंट पेनिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी कल हैदराबाद हाउस में बातचीत किए और उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत था उस दौरान कई मुद्दों को उठाया गया और उसमें एक खास मुद्दा जो निकल कर आया वो है मर्कोसूर। और मर्कोसूर के साथ इंडिया का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो 2004 और 2005 से जारी है उसके बारे में कहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज का जो पैराग्वे है शायद वो भारत को मर्कोसूर में अपना जो ट्रेड रिलेशंस है उसको और सुदृढ़ करने में सहायता कर पाए। क्या आप थोड़ा इसमें रोशनी डाल सकते हैं अंशु जी के किस तरह से ये संभव होगा, क्योंकि मर्कोसूर 4 देशों का एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, उसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे हैं। इसमें पैराग्वे का कितना इन्फ्लुएंस है, कितना वो ब्राजील और अर्जेंटीना को समझा पाएंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो काम करे और भारत को लैटिन अमेरिका में जो कमर्शियल रिलेशंस है उसको और डीपन करने में सहायता करे। कल्लोल जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने चर्चा से जोड़ा है। जब हम भारत और लैटिन अमेरिका के बीच के रिश्तों को देखते हैं तो चाहे आप फिजिकल डिस्टेंस की दृष्टि से कह लें या फिर एक कोल्ड वॉर का जो पूरा एक फेज रहा, भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच के संबंध साझा ऐतिहासिक बिंदु होने के बावजूद उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए जिस तरह से होने चाहिए थे। फिर हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका के जो ये देश हैं, चाहे आप ब्राजील को देखें, जो ये लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज के देश हैं, चिले है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, इनको देखें, आप पैराग्वे की ओर देखें, ये क्रिटिकल मिनरल से रिच देश हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बड़े रिच देश हैं। लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर संभावनाओं का एक भंडार है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे मिलकर लैटिन अमेरिका का एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक बनाते हैं जिसका नाम मर्कोसूर है। और इस मर्कोसूर के साथ भारत अपने जो ट्रेड संबंध हैं, स्ट्रेटेजिक संबंध हैं, उनको एक नई दिशा में ले जाना चाहता है। जब हम ब्राजील की ओर देखते हैं, हम जानते हैं कि ब्राजील और चीन के आपसी जिस प्रकार के संबंध हैं उस दृष्टि से हम अर्जेंटीना की ओर भी जब नजर डालते हैं तो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में से एक देश होने की वजह से हम देखते हैं कि चीन का यहाँ पर भी एक बड़ा प्रेजेंस देखते हैं। लेकिन पैराग्वे की ओर जब हम देखते हैं तो हमको वो अभी तक न्यूट्रल कंट्री दिखाई पड़ता है। और इस दृष्टि से पैराग्वे मर्कोसूर का वो सदस्य है जो मर्कोसूर और भारत की ट्रेड रिलेशनशिप को, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को यहाँ से नई दिशा में ले जाने के लिए, नए अध्याय में ले जाने के लिए एक बड़ा अच्छा सहयोगी देश साबित हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं, तो ये तमाम जो साझा चाहे इंटरेस्ट हो, चैलेंजेस हो और आगे किस तरह से संभावनाएं हम तलाश सकते हैं उसको लेकर के बातचीत जारी है।
कल प्रेसिडेंट संतियागो पेनिया को वेलकम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और पैराग्वे डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, हेल्थ, स्पेस ऐसे कुछ एरियाज में अपने जो बायलैटरल कोऑपरेशन है ज्यादा उसमें एनर्जी डालेंगे। पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के मामले में पैराग्वे के साथ जो रिलेशन है उसको भी एनर्जाइज किया जाएगा, क्योंकि पैराग्वे एक ऐसा देश है जो अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करता है। आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा पैराग्वे के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि एग्रीकल्चर का एरिया बहुत क्रूशियल है और पैराग्वे के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो इंडिया का अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कई सारे देशों के साथ हो रहा है, उसमें अमेरिका भी है और ईयू के साथ भी एफटीए की बातचीत हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो लैटिन अमेरिका के साथ जो ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक है मर्कोसुर का, क्या एफटीए की तरफ हम बढ़ रहे हैं लैटिन अमेरिका में भी, खासतौर से मर्कोसुर के साथ? निश्चित तौर पर कलोल जी, और ये देखना मुझे लगता है कि एक सुखद परिणाम होगा इस यात्रा का भी। और इसके पहले हमने देखा कि कैसे चिली के प्रधान भारत की यात्रा पर थे और लगातार भारत ये प्रयास कर रहा है कि लैटिन अमेरिका के देशों के साथ में किस तरह से जो साझा इंटरेस्ट्स हैं उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए। यदि मैं भारत और पैराग्वे के ट्रेड रिलेशंस के बारे में आपको बताऊं तो 2022, 23, 24 के यदि हम डेटा को देखें तो 477 मिलियन यूएसडी का व्यापार दोनों देशों के बीच में रहा। भारत से पैराग्वे को एग्रोकेमिकल्स भेजे जाते हैं, ऑटो पार्ट्स भेजे जाते हैं, मोटर व्हीकल्स, फार्मा प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। तो वहीं हम पैराग्वे की ओर दृष्टि डालें तो कृषि के क्षेत्र से बड़ा महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी देश है। हमें सोयाबीन, ऑयल और इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स की दृष्टि से आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम ये पैराग्वे से मिलता है। तो अभी पैराग्वे के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे हैं और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई, तो इसमें अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स या डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो एरिया है, कृषि के क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है जिसमें दोनों देश बायलैटरली आगे बढ़ें और फिर मर्कोसुर के साथ में एक बहुपक्षीय स्तर पर, मर्कोसुर एक ट्रेडिंग ब्लॉक के रूप में और भारत एक देश के रूप में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जिस प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, यदि इस पर बातचीत आगे होती है और पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो ये एक बहुत ही ग्रेट न्यूज होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्लाई चेन्स की दृष्टि से और विशेषकर जब आप एग्रो प्रोडक्ट्स की ओर देखते हैं तो सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाना बहुत जरूरी है। फिर जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ सप्लाई चेन्स जो है वो रेजिलिएंट बनती है, आप देखिए कि टैरिफ की दृष्टि से भी फिर इस तरह से एक जो टैक्सेस बचते हैं और जिस तरह से फिर पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो फिर निश्चित तौर पर व्यापार और बेहतर होता है। तो लगातार भारत इस प्रयास में है और मुझे लगता है लैटिन अमेरिका की तरफ से जो ये मर्कोसुर के सदस्य देश हैं, देखिए G20 के मंच से ब्राजील एक बड़े अच्छे सहयोगी देश के रूप में भारत के साथ उभरा। जब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, फिर ब्राजील के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई। लगातार इस प्रकार की बातचीत रही कि कैसे मर्कोसुर और भारत के बीच के जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से और डायनामिक बनाया जा सके। तो मुझे लगता है आगे हमको संभावित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अंशु जी, एक बात जो कहना जरूरी है वो है कनेक्टिविटी का, और हम अगर एविएशन कनेक्शन की अगर बात करें, भारत के साथ लैटिन अमेरिका का जो एविएशन कनेक्शन है, मेरे ख्याल से उसके बारे में कुछ काम होना जरूरी है। और शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जब भी बातचीत होती है, हमें नहीं पता कि शायद उस मुद्दे पर बात होती कि नहीं, क्योंकि जब तक एविएशन कनेक्शन दुरुस्त नहीं होंगे तब तक शायद पीपल टू पीपल रिलेशन जो है, जैसे कि स्कॉलर्स के एक्सचेंज या फिर आर्टिस्ट्स के एक्सचेंज और भी इंडस्ट्री लीडर्स के जो ट्रैवल्स, ये सब कुछ वही का वही रह जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि एविएशन कनेक्टिविटी किस स्तर पर है भारत के साथ, भले वो पैराग्वे हो या फिर अर्जेंटीना या ब्राजील जैसा एक इतना बड़ा देश, उसके साथ हमारे एविएशन कनेक्शन कैसा है और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बारे में? कलोल जी, ये एक
ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी संभावनाएं हैं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी ट्रेडिंग की दृष्टि से बड़ी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार की दूरी है भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच में, जब हम एविएशन इंडस्ट्री की दृष्टि से नजर डालते हैं और हम ये देखें कि कैसे फ्लाइट्स के जरिए कनेक्ट होते हैं भारत और लैटिन अमेरिकन रीजन, तो यहाँ बहुत काम किया जाना बाकी है। मैं आपको बताऊं, अगर हम पैराग्वे की ही बात करें तो लगभग 600 ही भारतीय अभी पैराग्वे में रहते हैं और यहाँ हम एक और बात कर रहे हैं कि कैसे अपने ट्रेड रिलेशंस को, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे बढ़ाएं। हम बात कर रहे हैं कि हम साइबर क्राइम को कैसे कंटेन करने के लिए साथ में काम कर सकते हैं। हम एकेडमिशियंस के, हम ऑफिसर्स के एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रेलवेज में, स्पेस के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम साझा मैकेनिज्म्स को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि बड़ा आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच में आवाजाही का जो माध्यम है उसको कैसे सरल और सुगम बनाया जा सके, क्योंकि हाल फिलहाल तो दूरी बहुत है और जब हम डायरेक्ट फ्लाइट्स की दृष्टि डालते हैं तो वो भी बड़ी बाधित है। तो इन देशों तक पहुंचना या यहाँ से जो यात्री आते हैं उनके लिए भारत तक आना बहुत सरल यात्रा नहीं रहती है। तो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत काम किया जाना बाकी है और मुझे लगता है इसको लेकर के भी हमको आगे कुछ इस प्रकार के परिणाम या अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। प्रेसिडेंट पेनिया जब अपना बात रख रहे थे तो उस वक्त उन्होंने भारत को एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा। पैराग्वे के लिए भारत एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब पैराग्वे जैसा देश जो कि दुनिया में फुटबॉल प्लेयर्स के लिए ज्यादा जाना जाता है और आज वो देश एक अपनी जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो दिखा रहा है पूरे दुनिया को और भारत को अपना की स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, पैराग्वे के प्रेसिडेंट ने जो भारत के बारे में कहा, उन्होंने भारत को कहा कि भारत सिर्फ एक बहुत बड़ा देश ही नहीं है, वो दुनिया में लीडरशिप करने लायक एक देश है और भारत का जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जो ताकत है और जो स्किल्स हमने दिखाया है पिछले दशकों में, उसके बारे में उन्होंने बहुत तारीफ की। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक साउथ साउथ कोलैबोरेशन का सवाल है, क्योंकि ऐसे देशों के साथ हम पहले साउथ साउथ कोलैबोरेशन और नॉन अलाइनमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हम बातचीत करते थे, पर अभी जैसे बायलैटरल एक ट्रेंड आ गया है कि भले कोई भी देश हो, वो अगर अपने जो स्किल्स और अपने जो स्पेशल क्वालिटीज है उसको अगर सामने रखते हुए अगर वो भारत के साथ एंगेजमेंट चाहे तो वो कर सकता है उस तरह की एंगेजमेंट। मैं कहूंगा कि इस तरह की एंगेजमेंट का क्या स्कोप है आगे चल के, क्योंकि पैराग्वे के बारे में इस वक्त भारत में भी बहुत कम जानकारी है। ये देश किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए? निश्चित तौर पर ये और एक महत्वपूर्ण बिंदु है और आपने चर्चा में ग्लोबल साउथ की बात, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात जोड़ दी, तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम लैटिन अमेरिका के इन तमाम देशों की ओर दृष्टि डालते हैं तो भारत की दृष्टि से, भारत के साथ जब हम तुलना करते हैं तो इतिहास एक सा रहा है। इसमें से अधिकांश देशों ने कॉलोनियलिज्म का वही फेज देखा है जो हमने देखा है। लंबे संघर्ष के बाद इन देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जैसे भारत को प्राप्त हुई, और उसके बाद से लगातार इन देशों ने भी विकास की यात्रा में अलग अलग मकाम हासिल किए, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को झेला। तो भारत आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में उभरा है, भारत जिस तरह से वैश्विक मंच पर शक्तिवान देशों से बार बार इस बात को कह रहा है कि समय अब ये है कि ग्लोबल साउथ के जो ये विकासशील देश हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनको सिर्फ मौका ही नहीं, इनको नेतृत्व की भूमिका भी दी जाए। तो वहां पर पैराग्वे जैसे देश बढ़ चढ़कर भारत का समर्थन करते हैं। हम देखते हैं कि जब भारत यूनाइटेड नेशंस में विशेषकर यूएनएससी के रिफॉर्म्स की जब बात करता है, जब परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता है, तो पैराग्वे वहां पर भारत का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ता है। तो इस दृष्टि से कलोल जी, जब ये सामरिक दृष्टि से हम नजर डालते हैं तो ये वैश्विक मंच पर ये जो तमाम इस प्रकार के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर भारत अपनी नहीं, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना चाह रहा है। भारत चाह रहा है कि लैटिन अमेरिका के, एशिया के, अफ्रीका के जो तमाम देश हैं जिनको विकासशील कहा जाता है, ये अब विकसित बने, ये आगे आए और इसमें पैराग्वे जैसे देश हमारी आवाज बुलंद करके हमारे साथ खड़ा होकर हमारा सहयोग देते हैं। इनकी लोकेशन भी बड़ी स्ट्रेटेजिक है। यदि हम देखें तो चाहे फिर भारत जो सोलर अलायंस की बात करता है, बायोफ्यूल अलायंस की बात करता है, जब भारत लिथियम माइनिंग
की दृष्टि से नजर डालता है तो लैटिन अमेरिका के ये तमाम देश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और भारत इन देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी एक स्थिति बनाई है, जो एक मकाम हासिल किया है, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। चाहे हम बायलैटरली देखें पैराग्वे और भारत के बीच, चाहे हम मल्टीलैटरली देखें लैटिन अमेरिका के इन देशों और भारत की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत पराग्वे के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी रणनीतिक विश्लेषक अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य जी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।